एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड का 12th क्लास का इंग्लिश कोर, ठीक है, 12th क्लास का इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सेट 1 का मैं बता रही हूँ, आप लोग को अच्छे से समझाऊंगी, कोशिश करूँगी कि हर बच्चे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 30 मिनट्स 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको मिलेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स का। 4 ऑप्शंस आर गिवन, सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया होगा जिसमें से आपको जो सही आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब गलत अगर आप आंसर करते हैं उसके लिए आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6, यानी 1 नंबर से 6 नंबर तक क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे देने हैं, पैसेज पढ़ना है। ठीक है, और उसके आंसर देने हैं। तो देखो यहाँ पे पैसेज जो है मैं आपको समझा दूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं आपको समझा दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा अगर पैसेज समझाऊँ तो आप लोग अगर पैसेज समझना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियोस में, अगर नहीं तो फिर मत करिएगा, क्योंकि पैसेज समझाऊंगी तो क्या पता आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि आजकल सब शॉर्टकट में खोजते हैं ना आंसर्स। देखो पैसेज दिया है बहुत अच्छा है, इसमें लैंग्वेज इज़ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन। ठीक है, भाषा जो है इंसान को दिया हुआ एक बहुत ही वंडरफुल, मैंने अद्भुत अद्भुत उपहार है। ठीक है, भाषा। नो एनिमल पोजेसेस दिस गिफ्ट, यानी कि किसी भी जानवर को ये उपहार नहीं मिला है। बट दे हैव देयर ओन ओवर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, उनको ये भाषा नहीं मिला है, भाषा को उपहार, लेकिन किनको, जानवर को। लेकिन जानवर जो होते हैं उनका अपना ही तरीका होता है खुद को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, अपने आप को बताने का, जताने का। व्हेन अ रैबिट सीज एन एनिमी, रैबिट माने खरगोश। ठीक है, तो जब खरगोश जो है अपने एक दुश्मन को देखता है, एनिमी माने दुश्मन, इट रन्स अवे इनटू इट्स होल और बरो। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही खरगोश अपने दुश्मन को देखता है तो ये अपने छेद में, या फिर जो क्या कहते हैं उसको, बिल, हाँ बिल में जाकर दौड़ के चले जाता है। ठीक है, बरो माने बिल होता है एंड होल मीन्स छेद। ठीक है, इट इट्स टेल बॉब्स अप एंड डाउन एज इट रन्स, और जैसे ही वो दौड़ता है, ठीक है, इसकी पूंछ ऊपर नीचे होती है, उसके दौड़ने के समय इसकी पूंछ ऊपर नीचे होती है। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन को देखकर घबराहट में उसकी पूंछ ऊपर नीचे होने लगती है दौड़ते हुए। ठीक है, द अदर रैबिट सी इट एंड दे टू रन अवे, और जब दूसरे दूसरे खरगोश जो होते हैं वो भी इसको देखते हैं, अगर दौड़ते हुए खरगोश को ऊपर नीचे पूंछ करते हुए, तो वे लोग भी दौड़ने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ खतरा है। दे नो दैट देयर इज़ अ डेंजर, ठीक है, वो लोग समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि कुछ खतरा है। ठीक है, वे ना कोबरा इज एंग्री, कोबरा, कोबरा किसको कहते हैं, एक सांप है, सांप का नाम है ना, जो डेंजर वाला सांप जो होता है। वे ना कोबरा इज एंग्री, जब कोबरा गुस्सा होता है, इट रेजेस इट्स हुड एंड मेक्स इट्स सेल्फ लुक फियर्स। ठीक है, जब एक कोबरा गुस्सा होता है क्या करता है, वह अपना फन फैलाता है। ठीक है, वो अपना फन फैलाता है और अपने आप को भयंकर दिखाता है, माने डरावना दिखाता है। यहाँ पे देखो, इट रेजेस इट हुड्स, यहाँ पे हुड माने फन होता है। ठीक है, एंड मेक्स इट सेल्फ लुक फियर्स, और इसको कैसे दिखाता है, एकदम भयंकर, फियर्स माने भयंकर, डरावना। ठीक है, दिस वॉन्स अदर एनिमल्स, ये जो है दूसरे जानवरों के लिए चेतावनी होती है ना। व्हेन बी हैज़ फाउंड सम फूड, यानी मधुमक्खी को अगर कुछ खाना मिलता है, ठीक है, इट गोज़ बैक टू द हाइव, वो क्या करती है, वापस अपने छत्ते पर चल जाती है। ठीक है, गोज बैक टू द हाइव, हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता। जब मधुमक्खी कहीं खाना देखती है तो क्या करती है, अपने अपने छत्ते पर वापस चल जाती है। इट कैन नॉट इट कैन नॉट टेल इट कैन नॉट टेल द अदर बीज वेयर द फूड इज बाय स्पीकिंग टू देम, बट इट डज अ काइंड ऑफ डांस इन द एयर। जो मक्खी जो है खाना देखकर अपने छत्ते पर वापस जाती है, वो बोलकर दूसरे मक्खियों को नहीं, मधुमक्खियों को नहीं बता सकती है कि कहाँ पर खाना है, लेकिन वो क्या करती है, एक तरह का डांस करती है। ठीक है, हवा में एक तरह का डांस करती है, ये लोग का सिग्नल वर्ड है। हम लोग जैसे बोल कर बात करते वैसे तो नहीं कह सकते वो लोग, तो क्या करती है, खाना देखती है कहीं तो अपने मधुमक्खी के छत्ते में वापस जाती है और एक तरह का डांस करती है हवा में, जिससे कि सारी मधुमक्खियाँ समझ जाती है, ठीक है, कि कहीं खाना मिला है। सम एनिमल से काइंड ऑफ डांस इन द एयर, हाँ। सम एनिमल्स से थिंग्स बाय मेकिंग साउंड्स, कुछ जानवर जो होते हैं वो आवाज़ निकाल कर चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है, आवाज़ निकाल कर, आवाज़ करके बोलते हैं। अ डॉग बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर, एक कुत्ता जो है अगर उसके सामने कोई अजनबी आ जाए तो वो क्या करता है, भौंकने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पैसेज।
तो देखो यहाँ पे पैसेज से क्वेश्चन किया है। फर्स्ट है लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, ठीक है। लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, किसको दिया हुआ है? एक अद्भुत उपहार है। मैन को, एनिमल्स को, प्लांट्स को या सुपरमैन को? अभी मैंने आपको समझाया ना कि पैसेज में किसको मिला है लैंग्वेज एक वंडरफुल गिफ्ट के रूप में? मैन को, ठीक है। किसको मिला है? इंसान को, मैन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है व्हेन रैबिट सी ऑन एनिमी इट, ठीक है। जब वो खरगोश जो है वो अपने दुश्मन को, एनिमी को देखता है तो ये क्या करता है? ऑप्शन ए बॉब्स इट टेल अप एंड डाउन, ऑप्शन बी मेक्स अ साउंड, ऑप्शन सी बिगिन टू जंप, और ऑप्शन डी इज मूव्स इट्स ईयर्स। तो जब एक खरगोश अपने दुश्मन को देखता है तो क्या करता है? अपनी पूंछ ऊपर नीचे करने लगता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉब्स इट्स टेल अप एंड डाउन, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छा से अच्छा पढ़ा सकूँ। आप लोग एक मेरी हेल्प कर दो छोटी सी, आप इस वीडियो को बहुत अपने सारे स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। लाइक या डिसलाइक जरूर करके जाना है, ऐसे खाली मत जाना। मुझे समझ में आना चाहिए आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से इंप्रूवमेंट कर पाऊँ। या अच्छा है तो बहुत खुशी होगी मुझे कि आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अ डैश बाक्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर, किसके सामने जब स्ट्रेंजर्स आते हैं, माने अजनबी आते हैं, तो भौंकता है? हाँ, रैबिट, डॉग, वॉल्फ या फिर कैट? सिंपल सी बात है, पैसेज ना भी पढ़ो तो हम लोग को पता होना चाहिए कि डॉग ऐसा करते हैं ना, कुत्ते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉग, ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज नो एनिमल पोजेसेस द गिफ्ट ऑफ राइटिंग, टॉकिंग, वेलिंग और लैंग्वेज। तो हमने पैसेज में क्या पढ़ा कि किसी भी जानवर को क्या नहीं मिला है? भाषा का गिफ्ट नहीं मिला है। नो एनिमल पोजेस द गिफ्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। भाषा को उपहार किसी भी जानवर को नहीं मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हेन अ बी सीज फूड इट कम्युनिकेट्स टू अदर बी बाय, यानी कि एक मधुमक्खी जब खाना देखती है तो दूसरे जो मधुमक्खी है उनसे कैसे बातचीत करती है, कैसे बताती है? ऑप्शन ए कम्युनिकेट्स मैंने बातचीत करना, ठीक है। ऑप्शन ए स्पीकिंग, ऑप्शन बी डांसिंग, ऑप्शन सी जंपिंग और ऑप्शन डी क्राइंग। तो जब एक मधुमक्खी खाना देखती है तो दूसरों को कैसे बताती है, अपने दूसरे मधुमक्खियों को? और एक अलग से डांस करती है, ठीक है, ईयर में। अभी हमने बताया पैसेज में आपको। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है इन द पैसेज द वर्ड काउजन मीन्स, ठीक है। काउजन मीन होता है सावधानी बरतना। तो पैसेज में काउजन नाम का एक सॉरी काउजन करके एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए बॉब, ऑप्शन बी डांस, ऑप्शन सी वार्न, ऑप्शन डी कम्युनिकेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वार्न। क्यों? क्योंकि काउजन का मतलब होता है सावधानी बरतना और वार्न माने चेतावनी देना, तो मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वार्न। इसका मीनिंग सेम है ना, वार्न एंड काउजन का। अब देखो एक पैसेज फिर से दिया हुआ है, तो इस पैसेज को पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, छोड़ो, अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग पढ़ लेना पैसेज अपना। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल बुक रीडिंग इज, मतलब अधिकांश लोगों के लिए बुक रीडिंग जो है क्या है? ऑप्शन ए एन इंजॉयबल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, ऑप्शन बी अ बोरिंग जॉब, ऑप्शन सी नॉट इंटरेस्टिंग, ऑप्शन डी इज इंटरेस्टिंग। तो बहुत सारे लोगों के लिए बुक रीडिंग जो है एन इंजॉयबल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, ठीक है, यानी आनंद का एक व्यायाम है, एक्सरसाइज है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ज्ञानवर्धक होता है ना। तो इसका देखो एट नंबर क्वेश्चन है बुक्स आर हेल्पफुल फॉर डैश, किसके लिए हेल्पफुल है बुक जो है, सहायक किसके लिए? ऑप्शन ए रिपोर्टिंग सी रिसर्च रिजल्ट्स, ऑप्शन बी स्प्रेडिंग प्रोग्रेसिव व्यूज ऑन वाइटल मैटर्स, या फिर ऑप्शन सी स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बुक्स जो हेल्पफुल होते हैं रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट के रिपोर्ट के लिए, एंड स्प्रेडिंग प्रोग्रेसिव व्यू ऑन वाइटल मैटर्स, वाइटल मैटर पर प्रोग्रेसिव व्यू स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, और एग्जाम में पढ़ने के लिए भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट ट्रू, ठीक है। इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो सही नहीं है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन एनी टॉपिक, ऑप्शन बी बुक्स आर रिटन इन ऑल लैंग्वेजेस, ऑप्शन सी ह्यूमन लेबर हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ बुक्स, and option D is given books are decoratively placed on bookshelves,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन लेबर हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ बुक्स, बिकॉज पैसेज में ये लाइन आपका नहीं है, ठीक है। ह्यूमन लेबर जो मानव का, इंसान का जो श्रम होता है, वो किसी भी तरह का कोई सहायता नहीं देता है बुक के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये सही नहीं है, इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन लेबर से भी होता है बुक में, बुक का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है, बुक्स कंट्रीब्यूट टू डैश। ऑप्शन ए फाइनेंशियल एडवांसमेंट, ऑप्शन बी फिजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन सी मेंटल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। देखो बुक्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं, किसमें सहयोग करते हैं किताब, फाइनेंशियल एडवांसमेंट में भी, ठीक है, वित्तीय बढ़ोतरी में भी, एंड फिजिकल एडवांसमेंट भी होता है, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी होता है बुक के हेल्प से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 11th नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड डैश इन पैरा 2 मीन्स ऑर्नामेंटली। ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने जेवरात जो लेडीज़ पहनती, पहले के राजा महाराजा भी पहनते थे, बट इसका एक्चुअल मीनिंग है ऑर्नामेंट्स मतलब होता है जेवर, ठीक है, ज्वेलरीज। तो इसका द वर्ड डैश इन पैरा 2 मीन्स ऑर्नामेंटली, ठीक है, सजाया हुआ। तो ऑप्शन ए है फैंसीफुली, ऑप्शन बी टेस्टफुली, ऑप्शन सी डेकोरेटिवली, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका देखिए ऑर्नामेंटली का एक्चुअल में मीनिंग होगा डेकोरेटिवली, ठीक है, क्योंकि डेकोरेशन एंड ऑर्नामेंट मिलते जुलते वर्ड है। ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल हम लोग डेकोरेशंस में करते हैं, सो ऑर्नामेंट्स मीन्स टू डेकोरेट। क्लियर। 12th, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, डेकोरेटिवली। 12th नंबर क्वेश्चन है, चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अभी जो सेकेंड नंबर पैसेज है उसके लिए सुटेबल पैसेज, सुटेबल उसका टाइटल हम लोग को देना है, ठीक है। जैसे चैप्टर नेम होता है, हर चैप्टर में हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी भाषा में, सबका एक चैप्टर नेम होता है। तो इसी तरह हमने जो अभी ये पढ़ा है पैसेज, इसके बारे में हम लोग को लिखना है सुटेबल टाइटल। सो ऑप्शन ए दिया है एजुकेशन, ऑप्शन बी दिया है बुक्स, या फिर ऑप्शन सी दिया है लर्निंग, और ऑप्शन डी दिया है ह्यूमन एडवांसमेंट। तो यहाँ पे आपको जो लग रहा है सुटेबल टाइटल, उस पर आप लोग टिक कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ह्यूमन एडवांसमेंट, बिकॉज ह्यूमन एडवांसमेंट जो है वो बुक से होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 13th नंबर क्वेश्चन है, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। नोट मेकिंग में जो नोट्स बनाते हैं उसमें नोट्स किस तरह से नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए फ्रेसेस, ऑप्शन बी इडियम्स, ऑप्शन सी सेंटेंसेस, और ऑप्शन डी इज पॉइंट्स। तो नोट्स जो है वो सेंटेंसेस में नहीं लिखे जाते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी। 14th नंबर क्वेश्चन है, नोट्स शुड बी, नोट्स कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए सिक्वेंशियल, ऑप्शन बी सेंसिबल, ऑप्शन सी लेजिबल और लेजिबल एंड क्लियर, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो नोट्स जो है सिक्वेंशियल भी होने चाहिए, सेंसिबल भी होने चाहिए, लेजिबल एंड क्लियर भी होने चाहिए। दैट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 15th नंबर क्वेश्चन है, सिम्बॉल आर फ्रीली यूज्ड इन। सिम्बॉल जो है किस में हम लोग फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक। ऑप्शन ए लेटर राइटिंग, ऑप्शन बी पैराग्राफ राइटिंग, ऑप्शन सी ऐसे राइटिंग, और ऑप्शन डी इज नोट मेकिंग। तो सिम्बॉल्स जो है उसको हम लोग नोट मेकिंग में फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। सिम्बॉल्स आर फ्रीली यूज्ड इन नोट मेकिंग, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 16th नंबर क्वेश्चन है, नोटिसेज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर डैश, ठीक है, यानी स्कूल कॉलेज में जो नोटिस होते हैं वो किसके लिए अनाउंसमेंट होते हैं, प्रिंसिपल के लिए, हेडमास्टर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या फिर पियून के लिए। तो नोटिस क्या होता है, नोटिस लगता है तो स्टूडेंट्स जाकर इसको देखते हैं, बिकॉज ये स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टूडेंट्स। 17th नंबर क्वेश्चन है, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद। फॉर्मल लेटर यानी हिंदी में इसको कहेंगे औपचारिक पत्र, ठीक है। औपचारिक पत्र जो है कैसे शुरू होता है। ऑप्शन ए डेट से, ऑप्शन बी सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले के एड्रेस से, या फिर ऑप्शन सी रिसीवर्स एड्रेस पाने वाले के एड्रेस से, या फिर ऑप्शन डी दिया है सब्जेक्ट से। तो फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो सेंडर के एड्रेस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र किससे स्टार्ट होते हैं, भेजने वाले के पता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 18th नंबर क्वेश्चन है, लेटर्स टू एडिटर आर रिटन फॉर। एडिटर को जो लेटर लिखे जाते हैं वो किस लिए लिखे जाते हैं। ऑप्शन ए न्यूज़पेपर, और या फिर ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी कॉलेज, या फिर ऑप्शन डी है क्लब। तो लेटर्स टू एडिटर आर रिटन फॉर न्यूज़पेपर, सो इट्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ 19th नंबर क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडिड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है, यानी कि इसमें से किसका इस्तेमाल करके हम लोग आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ऑप्शन ए कोट्स, ऑप्शन बी स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन सी इज नाइदर ए एंड बी, ठीक है, यानी नॉर बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी का मतलब है कि ना ही ए और ना ही बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम लोग आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, कोट्स एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द, यानी कि जब हम लोग नोटिस लिखते हैं तो उसमें सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो वो जो सिग्नेचर होता है तो इशूइंग मतलब जो इशू कर रहे अथॉरिटीज़ का जो होता है सिग्नेचर, वो कहाँ पे लिखा होता है। ऑप्शन ए बॉटम, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी टॉप, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबव। तो जो सिग्नेचर होते हैं अथॉरिटीज़ के, इशूइंग अथॉरिटीज़ के नोटिस पर, वो होते हैं बॉटम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर्स, यानी एडिटर्स को लेटर लिखने का क्या मोटिव होता है, क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए टू आस्क हिम टू टेक एक्शन, ऑप्शन बी टू थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन, ठीक है, या फिर उसको धमकी देना एक्शन लेने के लिए, या ऑप्शन सी है टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन, उसको ऑर्डर देना एक्शन लेने के लिए, या फिर ऑप्शन डी टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर, मतलब इन हिज पेपर हो, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, हिम नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकली ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। तो ये जो इसका मोटिव क्या होता है लेटर राइटिंग, एडिटर को लेटर लिखने का, इसका मोटिव होता है कि इसको रिक्वेस्ट करना है कि वो अपने पेपर में आपके लेटर को थोड़ा सा स्पेस दे दे, जगह दे दे, ठीक है। टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज पेपर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ 22 नंबर क्वेश्चन इज, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, आर्टिकल को जो है कैसे ख़त्म करना चाहिए, इसका अंत कैसे करना चाहिए, एंड कैसे करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए थैंकिंग द ऑडियंस, ऑप्शन बी ग्रीटिंग द ऑडियंस, ऑप्शन सी विद अ सुटेबल कंक्लूजन, या फिर ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। तो आर्टिकल जो है इसको हम लोग कैसे ख़त्म करते हैं, एक सुटेबल कंक्लूजन के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इस पर निष्कर्ष लिखा जाता है आर्टिकल के एंड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 इज, हु सेट, आप देखो ये आप लोगों का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आ गया 23 से, ठीक है। अभी तक हम लोग ग्रामर ये कर रहे थे, ग्रामर का सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हु सेट ऑन द बेंच ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास, यानी कि जो लास्ट फ्रेंच क्लास था उसमें बैक बेंचेस पे कौन बैठा था। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी प्रशियन, ऑप्शन सी द विलेज एल्डर्स, या फिर ऑप्शन डी द न्यू टीचर। तो बैक बेंचेस पर बैठने वाले लोग कौन थे, द विलेज एल्डर्स, यानी गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो लोग बैक बेंचेस में बैठे हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अपना अगर पीडीएफ है आप लोग के पास, प्रिंट आउट है पीडीएफ का, तो उस पर आप लोग टिक आउट करते जाइए, या फिर आप लोग अगर अपना नोटबुक में लिख रहे हैं तो उसमें टिक आउट करते जाइए, इजी रहेगा रिवाइज करने में। अगर ये सब नहीं करना चाहते आप लोग तो वीडियो है ही चैनल में, आप लोग उसको दोबारा से देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज, व्हाट डिड हैमिल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। हैमिल, एम हैमिल नाम के जो टीचर थे, है ना, चैप्टर में टीचर का नाम है एम हैमिल, वो लास्ट दिन स्कूल के लास्ट दिन में अपने साथ में क्या लेकर आते हैं। ऑप्शन ए न्यू पेन्स, या फिर ऑप्शन बी न्यू नोटबुक्स, ऑप्शन सी स्वीट्स, या फिर ऑप्शन डी स्टोरी बुक्स। तो एम हैमिल जो है वो स्कूल के लास्ट डे में क्या लेकर आते हैं अपने साथ में, वो लेकर आते हैं न्यू नोटबुक्स लेकर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एम हैमिल ब्रिंग एम हैमिल ब्राउट न्यू नोटबुक for his class on his last day in the school. So option B is correct answer. 25th नंबर क्वेश्चन है, वेयर वॉज साहेब एम्प्लॉयड, यानी साहेब जो है वो कहाँ काम कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन ए एट अ टी स्टॉल, ऑप्शन बी एट अ साड़ी शॉप, ऑप्शन सी एट अ ज्वेलरी शॉप, या फिर ऑप्शन डी एट अ स्वीट शॉप। तो साहेब जो है वो
टी स्टॉल में काम कर रहा था ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट अ टी स्टॉल। इसीलिए कहा था मैंने आप लोग अपना चैप्टर पढ़िए, समझ में आए ना आए। इंग्लिश जरूरी नहीं है हर वर्ड समझ में आए, लेकिन स्टोरी कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है तो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का ये निकल जाता है, ठीक है। जैसे साहब कहाँ काम कर रहा था, टी स्टॉल में, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं ना, इतना भी तो इंग्लिश में वीक नहीं। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आप 12th में है तो इतना भी वीकनेस नहीं होगा। तो इसलिए चैप्टर को रीड करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चैप्टर के अंदर से ही ऑब्जेक्टिव निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, कुछ कुछ वर्ड समझ में नहीं आए तो आप लोग गूगल वगैरह का हेल्प से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसका मीनिंग। 26 नंबर क्वेश्चन है, मुकेश वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय फाइंडिंग अ ट्यूटर, या फिर ऑप्शन बी बाय गोइंग टू अ गैरेज, ऑप्शन सी बाय रीडिंग बुक, या फिर ऑप्शन डी बाय ज्वाइनिंग अ स्कूल। तो मुकेश जो है वो बहुत ही पुअर था, ठीक है, गरीब था। वो एक ट्यूटर लेकर मोटर मैकेनिक नहीं बन सकता था, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो गैरेज जाकर काम करेगा, जिससे कि उसको कुछ पैसा भी मिल जाएगा और वो मोटर मैकेनिक का काम भी सीख लेगा। तो मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बाय गोइंग टू अ गैरेज, ठीक है। गैरेज जाकर ही वो सीख सकता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बुक पे इन्वेस्ट करे एंड ट्यूटर पे इन्वेस्ट करे, स्कूल जाए। तो इसलिए वो पुअर था और वो चाहता था कि वो गैरेज ज्वाइन करे ताकि वो मोटर मैकेनिक बन सके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 27th नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डगलस रीगेन्ड कॉन्शियसनेस ही, मतलब कि जो डॉगलेस है जब वो चेतना में आए तो उनका क्या हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए, लाफ्ड एट हिज एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस पर हंसने लगे। ऑप्शन बी, हैड 104 एफ फीवर, यानी 104 बुखार चढ़ गया उनको। या फिर ऑप्शन सी, सूक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग, या फिर ऑप्शन यानी कि वो रोते रहे, कुछ खाए भी नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर डी है, टोल्ड हिज मदर अबाउट हिज मिस एडवेंचर, या फिर अपनी माँ को इस मिस एडवेंचर के बारे में बताया। तो डॉगलस का क्या हुआ था, जब वो कॉन्शियसनेस में आए, ठीक है, वो मतलब वो जब बेहोशी से बाहर आए, चेतना में आए, ठीक है, तो क्या हुआ, वो रोने लगे, चिल्लाने लगे और कुछ भी नहीं खाया था। सूक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ 28th नंबर क्वेश्चन इज, वाई डिड डॉगलस हायर इंस्ट्रक्टर, डॉगलस ने इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, ऑप्शन बी टू compete विद अदर, ऑप्शन सी टू फ्लॉन्ट, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पे, टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। तो डॉगलेस जो है उनको पानी से बहुत डर लगता था, तो वो चाहते थे कि वो अपने इस डर से बाहर आए और पानी के इस डर से बाहर आए और स्विमिंग सीखे, ठीक है। तो डॉगलेस ने इंस्ट्रक्टर हायर किया था ताकि टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 29th नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगैन शी फेल्ट अ पेन ऑफ, पैंग लिखा है, पेन होगा यहाँ पे, PAIN, पेन ऑफ डैश, ठीक है। तो ये आप लोगों का माई मदर एट 66 नाम का एक पोएम होगा, फर्स्ट ही पोएम, फर्स्ट वाला है। तो कमला दास जिसकी पोइटिस है, वो खुद अपने मदर के बारे में लिखती है, ठीक है, कि इनका जो सिचुएशन था, ओल्ड एज था, एज एट द एज ऑफ 66, हाउ डज सी लुक, ये सारा चीज़ वो लिखती है उस पर। एक बार देख लीजिएगा उस पोएम को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसको बताने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन द पोएट लुक्ड एट मदर अगैन, यानी जब पोएट ने अपनी माँ को दोबारा से देखा तो किस तरह का दर्द उसने महसूस किया। ऑप्शन ए, हर फैमिलियर एक, ऑप्शन बी गिल्ट, ऑप्शन सी हार्ट एक, ऑप्शन डी अ हेड एक। तो जब पोएटिस जो है वो अपनी माँ को देखती है तो वो अपने पुराने जाने पहचाने दर्द को महसूस करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर फैमिलियर एक। 30 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, ऑप्शन ए समर सन, ऑप्शन बी रेन क्लाउड, ऑप्शन सी लेट विंटर्स मून, ऑप्शन डी ट्रीज एंड प्लांट्स। पोएट ने अपनी माँ की तुलना कंपेयर किससे की है, तो उसने उसकी तुलना की थी अपनी माँ की लेट विंटर्स मून से, ठीक है। द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू लेट विंटर्स मून। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 31st नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट, यानी कि जो स्लम के बस्ती के जो बच्चे थे उनका जो चेहरा है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन ए हैप्पीनेस, ऑप्शन बी लॉन्ग वेट, ऑप्शन सी एस्पिरेशंस, या फिर ऑप्शन डी है लैक ऑफ एंथुसियाज्म। तो उनके जो चेहरे थे वो लैक ऑफ एंथुसियाज्म शो कर रहे थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो लोग बहुत पुअर थे, स्लम एरिया में रहते थे, बहुत
गवर्नमेंट वाले स्कूल में पढ़ते थे और पुअर बच्चे लैक ऑफ इंथेसिस से ग्रसित होते हैं, ठीक है, वो कुपोषण के शिकार थे, माल न्यूट्रिशन था उनको, तो इसलिए उनके अंदर क्या था, उनके फेस में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा था, उनके फेस में रिफ्लेक्ट हो रहा था लैक ऑफ इंथेसिस, मतलब इंथेसिस मतलब होता है उत्साह, एंड लैक मीन्स कमी, तो उत्साह की कमी दिख रही थी उनके चेहरे में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। विजिटर्स जो है वो पुअर चिल्ड्रन को, गरीब बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। ऑप्शन ए बाय फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार से लड़ाई करके। ऑप्शन बी बाय फाइटिंग विद पावरफुल, हाँ, या शक्तिशालियों से लड़ाई करके, फाइट करके। ऑप्शन सी बाय फाइटिंग अगेंस्ट इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, यानी अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़कर। या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पे, बाय फाइटिंग विद द रिच, अमीरों से लड़कर। तो अमीरों से लड़कर या सरकार से लड़कर या शक्तिशालियों से लड़कर पुअर बच्चों का कभी भी भला होने वाला नहीं है। किससे लड़कर हम लोग इसका भला कर सकते हैं, हम लोग इनइक्वालिटीज़ जो होते हैं सोसाइटी में, यानी समाज में जो हम लोग के अन्याय होते हैं या असमानता होते हैं, उससे लड़कर उसका सामना करके हम लोग पुअर चिल्ड्रन का हेल्प कर सकते हैं। एनी वन, विजिटर्स हो या कोई और भी हो, वी कैन a visitor can help the poor children by fighting against the inequalities and injustice. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। 33, पेब्लो नेरुदा वॉन्ट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी। पेब्लो नेरुदा कौन है, एक पोएट है, ठीक है। उन्होंने अपने पोएम में कहा था कि कीप क्वाइट कर है, कीपिंग क्वाइट करके एक आप लोगों का पोएम होगा, तो वो चाहते थे कि सारी ह्यूमैनिटी जो है वो स्टिल हो जाए, क्वाइट हो जाए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए, कीप टॉकिंग, कीप रनिंग, कीप लाफिंग और कीप स्टिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीप स्टिल, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, हु आर डिस्क्राइब्ड हु एक मिनट हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, ठीक है। यानी कि स्टोरी जो है द टाइगर किंग, इसमें कौन जो है एक दूसरे के दुश्मन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, व्याख्या किया गया है। ऑप्शन ए बुल एंड एलिफेंट, ऑप्शन बी बुल एंड टाइगर, ऑप्शन सी इज एलिफेंट एंड टाइगर, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ये जो चैप्टर है आप लोग का, स्टोरी है द टाइगर किंग, उसमें बुल एंड टाइगर को एनिमीज, एक दूसरे के एनिमी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 35th नंबर क्वेश्चन है, हु वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकास। कौन चाहता था कि गन पकड़े हुए एक फ़ोटो लिया जाए, ठीक है। ऑप्शन ए द दुराई, ऑप्शन बी द कॉर्सियर, या ऑप्शन सी द एस्ट्रोलॉजर, एंड ऑप्शन डी इज द किंग। तो ये दुराई चाहता था ऐसा, ठीक है, अपना फोटोग्राफ लेना। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क्स अस टू काउंट। कीपिंग क्वाइट नाम का जो पोएम है आप लोगों का, टाइटल है कीपिंग क्वाइट पोएम, ठीक है, इसका कीपिंग क्वाइट करके है एक पोएम। उसमें पोएट जो है वो कितना तक गिनने को बोल रहा है, 5, 11, 10 और 12। तो उसमें बोलता है 12 तक गिनने, ठीक है, काउंट अप टू 12, ऐसे करके आप लोगों का लाइन होगा, देखना बुक में, मेरे पास बुक नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा है, मुझे याद है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। 37th नंबर क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स The name of the program that takes high school student to the end of the earth is dash। तो उस प्रोग्राम का क्या नाम था जो हाई स्कूल स्टूडेंट को एंड ऑफ द अर्थ में लेके जा रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए स्टूडेंट ऑफ आइज, ऑप्शन बी स्टूडेंट ऑफ आइज, या फिर ऑप्शन सी स्टूडेंट अबव आइज, या फिर ऑप्शन डी स्टूडेंट ऑन आइज। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ इज स्टूडेंट्स ऑन आइज, ठीक है, एंड ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के आखिर में, एंड में ले जाने वाला जो प्रोग्राम था उसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना एग्जिस्ट रफली अराउंड डैश। कहाँ पे है गोंडवाना? ऑप्शन ए रफली अराउंड, लगभग कितने वर्ष में था। ऑप्शन ए 110 मिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन बी 450 मिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन सी इज 250 मिलियन ईयर अगो, ऑप्शन डी 650 मिलियन ईयर्स अगो। गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि गोंडवाना का अस्तित्व जब था वो 600 मिलियन ईयर्स पहले था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ 39th नंबर क्वेश्चन इज,
सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सदाव नाम का एक कैरेक्टर आप लोग को स्टोरी में होगा, पढ़िएगा बुक को तो मिलेगा। वो अमेरिका क्यों क्या सीखने गया था? ऑप्शन ए साइकेट्री, ऑप्शन बी सर्जरी एंड मेडिसिन, एंड ऑप्शन सी इज म्यूजिक, एंड ऑप्शन डी इज फाइन आर्ट। तो सदाव जो था वो सर्जरी एंड मेडिसिन सीखने के लिए अमेरिका गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्जरी एंड मेडिसिन। बिकॉज सदाव के जो फादर थे वो चाहते थे कि सदाव एक डॉक्टर बने। ठीक है, उसके फादर ने उसको भेजा था अमेरिका क्या सीखने के लिए? मेडिसिन, डॉक्टर बनने के लिए, सर्जरी एंड मेडिसिन सीखने के लिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, ऑल लास्ट वन इज़ 40। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन बता रही हूँ। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो 40 नंबर लास्ट नंबर में क्वेश्चन आपका आंसर बता दे रही हूँ। ऑल द सर्वेंट्स इन सदाउज हाउस होल्ड, यानी सदाव के घर में जितने भी नौकर थे उनके बारे में कुछ दिया है, उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए वर हैप्पी विद देयर मास्टर, अपने मालिक से खुश थे। ऑप्शन बी फेल्ट दैट डिजर्व्ड अ रिवार्ड, उनको पुरस्कार, उनको ऐसा एहसास था कि उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद, यानी सदाव के जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, वो बहुत ही दुखी थे उससे। या फिर ऑप्शन डी डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर। ठीक है, यहाँ पे आर छोड़ दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैक बोर्ड वाली की गलती है। आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, अगर चैप्टर पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, आप लोग खुद समझ में आएगा कि ऐसा ऐसा चैप्टर में ये वर्ड था। ठीक है, डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर, तो क्या हुआ था? ऑल द सर्वेंट्स इन सदाव हाउस होल्ड डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर। ठीक है, यानी कि सदाव के घर पर जितने भी नौकर थे उन्होंने, उनमें से किसी ने भी सोल्जर का ट्रीटमेंट में, ठीक है, उसका इलाज करने में उनका कोई हेल्प नहीं किया है। ठीक है, सदाव की वाइफ जो थी वही उनका हेल्प करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिड नॉट हेल्प इन